जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, क्या हाल चाल है? ठीक है? और पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? चलिए, तो साथियों, आपसे मेरा नर्म निवेदन है कि ये जो आपका यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ रहे थे। क्या पिछले क्लास में हमने जो प्रमुख विद्रोह हुए थे, आंदोलन हुए थे, किसानों ने आंदोलन किया, उसके बाद आम जनता ने आंदोलन किया, उसके बाद जो है जनजातियों ने आंदोलन किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो जो टॉपिक है वो है हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो उसके बारे में चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, ये जो है 19वीं सदी और 20वीं सदी के आसपास हुआ है। 19वीं सदी और 20वीं सदी में हुआ है। कब हुआ है ये आंदोलन? तो 19वीं सदी और 20वीं सदी में हुआ है। ठीक, 19वीं सदी और 20वीं सदी के आसपास हुआ है। अगर हम इस आंदोलन को समझने से पहले छोटी छोटी बातों पे चर्चा करें तो आपको जानकारी होगा, जो सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है। वो हड़प्पा सभ्यता है। जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो उसमें जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन नहीं है, मतलब जात पात ऊंच नीच, जो भी वर्ण व्यवस्था है हिंदू धर्म में, ऊंचे जात के लोगों को ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे निम्न जाति के लोगों को शूद्र कहा जाता है। तो जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता में आइए। जब आप वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले से लेकर के 600 साल पहले के बीच की जो अवधि है उसको हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसमें भी वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांट करके पढ़ना होता है। जो ऋग्वैदिक काल है, जो ऋग्वैदिक काल है, प्रारंभिक वैदिक काल है, जिसको हम लोग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के आसपास पढ़ते हैं, वो ऋग्वैदिक काल हुआ, पूर्व वैदिक काल हुआ। और वहीं 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के काल को पढ़ते हैं, वो आपका उत्तर वैदिक काल होता है। तो जब आप वैदिक काल को पढ़ेंगे तो वैदिक काल में भी उतना छुआछूत का वर्णन नहीं है। वैदिक काल में भी जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। उसमें जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वहां पर जो है ऊंच नीच के आधार पर छुआछूत नहीं किया जाता था। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो उत्तर वैदिक काल के आसपास क्या होता है? वर्ण व्यवस्था बन जाता है, वर्ण व्यवस्था बन जाता है। ठीक, और वर्ण व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर बन जाता है। उससे पहले वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर हुआ करता था। एक ही घर में जो है, एक ही घर में कर्म के आधार पर ब्राह्मण भी हुआ करते थे, क्षत्रिय भी हुआ करते थे, वैश्य भी हुआ करते थे, शूद्र भी हुआ करते थे। कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, तो छुआछूत का व्यवस्था नहीं था। लेकिन जैसे ही वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर लोगों ने लागू कर दिया कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति भले ही अनपढ़ गंवार क्यों न हो, ब्राह्मण ही होगा। क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्षत्रिय ही होगा। वैश्य के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति वैश्य ही होगा। और उसी प्रकार से शूद्र के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति शूद्र ही होगा। तो दोस्तों, जब वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर लागू कर दिया गया, उस समय से जो है समाज में ऊंच नीच, छुआछूत ये सब होने लगा। और उत्तर वैदिक काल में जो है ऊंच नीच छुआछूत होने लगा और उस समय जो है समाज की स्थिति बदतर स्थिति हो गई। महिलाओं के साथ भेदभाव होने लगा, महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक, तो ये जो आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है वो हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी या इस्लाम धर्म में बुराइयां थी, उसी को दूर करने के लिए समाज में जो आंदोलन हुए 18वीं 19वीं सदी के आसपास, उसी चीज को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, फिर से आपसे नर्म निवेदन है, ये यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है 19वीं सदी का जो आंदोलन है, इसमें 19वीं सदी का जो आंदोलन है ये महिला केंद्रित आंदोलन है। महिला केंद्रित आंदोलन है।
वहीं अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी का जो आंदोलन है, 20वीं सदी का जो आंदोलन है ये जातीय केंद्रित आंदोलन है। जातीय केंद्रित आंदोलन है मतलब जातीय केंद्रित बोले तो निम्न जाति केंद्रित, निम्न जाति केंद्रित ये जो आंदोलन है दोस्तों आपका निम्न जाति केंद्रित आंदोलन है। जैसे कि 19वीं सदी के आसपास महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उस समय जो है महिलाओं को सती प्रथा जैसी कुप्रथा से गुजरना पड़ता था। तो ये सब जो आंदोलन है, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना, महिलाओं को वेद न पढ़ने देना, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, घूंघट प्रथा मतलब पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था, है ना, पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था, घूंघट प्रथा में रहना पड़ता था। उसके बाद जो है सती प्रथा के तहत महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। वहीं अगर निम्न जाति की बात करें तो निम्न जाति के आधार पर जो उच्च जाति के लोग जो हुआ करते थे हिंदू धर्म में, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ शोषण करते थे। उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। कुएं पर या चापाकल पे कुएं पर जो है पानी पीने नहीं दिया जाता था। समाज में अभी भी आप देखेंगे कि जहां पर उच्च जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है वहां पर निम्न जाति के लोगों को अक्सर सताया ही जाता है। अभी हाल फिलहाल राजस्थान में घटना हुआ था कि कोई निम्न जाति का व्यक्ति था, वो जो है शादी करने जा रहा था घोड़ा पे चढ़ के, तो उसको जो उच्च जाति के लोग थे उसके साथ मारपीट की है, घोड़ा पे चढ़ के जो है शादी करने नहीं जाने दिए। तो ये सब जो निम्न जाति के साथ शोषण होते आया है और महिलाओं के साथ शोषण होते आया है आदिकाल से, मतलब 18वीं-19वीं सदी के आसपास से। तो शोषण हुआ महिला के साथ, शोषण हुआ निम्न जाति के लोगों के साथ, तो अधिकार किसको मिलना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, अभी जो अधिकार संविधान ने जो अधिकार दिया है निम्न जाति के लोगों को, जो आरक्षण का प्रावधान है, ये इसलिए है कि निम्न जाति के साथ आदिकाल से शोषण होते आया है, वहीं पर महिलाओं के साथ भी शोषण होते आया है। इसलिए जो है अभी महिला और निम्न जाति के लोगों को आरक्षण दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। ठीक, तो अगर महिला के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले यहां पर महिला के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो महिला केंद्रित जो आंदोलन था, महिला केंद्रित जो आंदोलन था, इसकी शुरुआत, महिला केंद्रित आंदोलन की जो है दोस्तों शुरुआत, ये सबसे पहले हुई थी बंगाल प्रेसिडेंसी में। ये सबसे पहले महिला केंद्रित आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों कहां? बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में। और जब बंगाल प्रेसिडेंसी में इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे वो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय। इनका जो है पहले का नाम राम मोहन राय था। आगे चल करके आप देखेंगे कि ये जो है अकबर द्वितीय के समकालीन रहते हैं, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के अकबर द्वितीय के समकालीन रहते हैं। वहीं अकबर द्वितीय जो है इनको राजा की उपाधि देता है, जिस वजह से इनका नाम राजा राम मोहन राय कहा जाने लगता है। इनका प्रारंभिक नाम जो रहता है वो राम मोहन राय रहता है। ठीक, राम मोहन राय रहता है। अगर राम मोहन राय की बात करें तो इनका जन्म हुआ था बंगाल में, बंगाल में हुगली जिला में हुआ था। और मई 1772 में इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों? तो बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था, बंगाल के हुगली जिला में हुआ था। और इनका जन्म मई 1772 ईस्वी में हुआ था, मई 1772 ईस्वी में हुआ था। वहीं इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था रामाकांत राय, रामाकांत राय। इनके पिताजी का नाम था दोस्तों रामाकांत राय, रामाकांत राय। और वहीं माता का नाम तारिणी देवी, माता का नाम क्या था? तारिणी देवी, माता का नाम था तारिणी देवी। कहा जाता है कि राम मोहन राय के पिताजी जो रामाकांत राय थे, ये अंग्रेजों के अधीन सेवा दे रहे थे। ये जो है अंग्रेजों के अधीन सेवा दे रहे थे और बाद में आगे चलकर राजा राम मोहन राय भी अंग्रेजों के अधीन सेवा देते हैं। जब इनके पिताजी राजा राम मोहन राय के पिताजी रामाकांत राय अंग्रेजों के अधीन सेवा दे रहे होते हैं तो इनको शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी रहता है। रामाकांत राय वो जानते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या होता है, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन वो सेवा दे रहे थे और वो जानते थे इस चीज को कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो शिक्षा को लेकर के राजा राम मोहन राय को रामाकांत राय ने इनको पढ़ने के लिए पटना भेजा। इनको पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? पटना और बनारस। पटना और बनारस में जो है इनकी शिक्षा हुई। वही पटना जहाँ पे अभी आप रहते हैं, वही पटना जहाँ से आपकी ये क्लास चल रही है। ये क्लास आपके पटना से ही प्रसारित होती है, चलती है।
तो राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो बंगाल में हुई, लेकिन आगे चल करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए राजा राम मोहन राय को कहां भेजा गया? पटना और बनारस भेजा गया। और पटना और बनारस से राजा राम मोहन राय क्या करते हैं? अपना शिक्षा को पूर्ण करते हैं, शिक्षा को पूर्ण करते हैं। उसके बाद राजा राम मोहन राय समाज में कई सारे सुधार किए, कई सारे सामाजिक सुधार किए, और वो सुधार करने के लिए इसने क्रांति किया, आंदोलन किया। जैसे कि सबसे पहले ये तो समाज में कई प्रकार के सुधार किए थे, लेकिन इनका जो है मुख्य तौर पर राजा राम मोहन राय को अगर आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो मुख्य तौर पर इन्होंने जो सती प्रथा के लिए आवाज उठाया था, सती प्रथा के लिए आवाज उठाया था, सती प्रथा को अंत करवाने के लिए जो आवाज उठाया था, इस वजह से राजा राम मोहन राय को पढ़ते हैं। और समाज में इन्होंने कई तरह के आंदोलन किए, इसलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक युग का पिता कहा जाता है। आधुनिक युग का पिता, आधुनिक युग का पिता, आधुनिक युग का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक युग का पिता कहा जाता है। ठीक, आप लिखते चलेंगे और सुनते भी चलेंगे। वहीं नव जागरण का अग्रदूत और नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा या नव प्रभात का अग्रदूत, राजा राम मोहन राय को ये सब नाम से, उपनाम से जाना जाता है। इसलिए ये भी चीज को आप याद रखेंगे कि आधुनिक युग का पिता किसको कहा जाता है? तो आधुनिक युग का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नव प्रभात का तारा किसको कहा जाता है? तो नव प्रभात के तारा भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये सब उपनाम से राजा राम मोहन राय को क्यों जाना जाता है? तो ये सब उपनाम से राजा राम मोहन राय को जानने का पीछे एक ही कारण है कि राजा राम मोहन राय ने आधुनिक युग में जब 1772 में इनका जन्म होता है, उसके बाद आगे चल करके जो है जब ये 15-20 वर्ष की अवस्था में आते हैं तो ये समाज में सुधारक आंदोलन करते हैं, समाज में सुधारक आंदोलन करते हैं। जैसे कि ये बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन करते हैं, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन करते हैं, निम्न जातियों में जो छुआछूत था उसको मिटाने के लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इनको जो जाना जाता है वो सती प्रथा के समापन, मतलब सती प्रथा के खिलाफ जो आंदोलन किए थे उसके लिए राजा राम मोहन राय को दोस्तों जाना जाता है। ठीक, यहां तक समझ गए? उसके बाद क्या होता है? 1803 में रमाकांत राय का निधन, इनके पिताजी का निधन। दोस्तों इधर आपको समझाते हैं कि राजा राम मोहन राय के जो पिता थे रमाकांत राय का निधन 1803 में हो जाता है। 1803 में हो जाता है, 1803 में हो जाता है। इससे पहले आप एक चीज और समझ लीजिए कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ, तो लगभग ये 15 वर्ष की अवस्था में 15 वर्ष जब आप इसमें जोड़ेंगे तो 72 10 82 और 5 कितना हो जाएगा? 87। 1787 के आसपास जो है, 1787 के आसपास राजा राम मोहन राय लेख लिखना चालू करते हैं। और लेख लिख करके राजा राम मोहन राय जो है ये मूर्ति पूजा का खिलाफ करते हैं। मूर्ति पूजा का खिलाफ करते हैं, मूर्ति पूजा का जो है ये विरोध करते हैं। राजा राम मोहन राय 15 वर्ष की अवस्था में मूर्ति पूजा का विरोध करना चालू करते हैं और ये एकेश्वरवाद का सिद्धांत देते हैं, एकेश्वरवाद का सिद्धांत देते हैं। राजा राम मोहन राय किसका सिद्धांत देते हैं? एकेश्वरवाद का सिद्धांत देते हैं। ठीक, बहुदेववाद का विरोध करते हैं। जैसे कि मूर्ति पूजा, अभी जो है हम लोग नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। अभी सावन का महीना है, देवों के देव महादेव का पूजा चल रहा है, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं, संतोषी माँ की पूजा करते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं। तो यही तो है बहुदेववाद। हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म बहुदेववाद पर आधारित है, बहुदेववाद पर आधारित है। मतलब हिंदू धर्म में कई सारी देवी देवता है। तो इसका जो है राजा राम मोहन राय विरोध करते हैं और वो एकेश्वरवाद के सिद्धांत को जो है वो अपनाते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, एक ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर को मानना है। जैसे कि इस्लाम धर्म एक अल्लाह को मानता है, एक ही ईश्वर अल्लाह को मानता है, इस वजह से इस्लाम धर्म को आप एकेश्वरवाद कह सकते हैं, एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर चलने वाला धर्म मजहब कह सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय जब मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे तो मूर्ति पूजा का विरोध अपने पत्र के माध्यम से करते थे। पत्रिका मतलब पत्र लिखते थे, पत्रिका में ये लिखवाते थे। ठीक, तो जब ये मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे, बहुदेववाद का विरोध करने लगे, तो पिता और पुत्र में राधाकांत राय जो इनके पिताजी थे, रमाकांत राय
और राजा राम मोहन राय में तकरार होने लगता है, जिस वजह से पिता और पुत्र में नहीं बनता है ना, पिता और पुत्र में नहीं बनता है। लेकिन आगे चल करके जब 1803 में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, पिताजी की जब मृत्यु हो जाती है 1803 में निधन हो जाता है, उसके बाद राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के अधीन ये भी सेवा देते हैं, अंग्रेजों के अधीन ये भी सेवा देते हैं और ये दीवान के पद पे सेवा देते हैं। अंग्रेजों के अधीन किस पद पे सेवा देते हैं? दीवान के पद पर सेवा देते हैं। और कहा जाता है एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जॉन डिग्बी। उसका नाम क्या था दोस्तों? जॉन डिग्बी। तो राजा राम मोहन राय 1803 के बाद जॉन डिग्बी जो अंग्रेज अधिकारी था, जॉन डिग्बी के अधीन ये दीवान के पद पे नियुक्त होते हैं और ये सेवा दे रहे होते हैं। जब ये दीवान के पद पर नियुक्त हुए और जब अपना सेवा दे रहे थे तो इनको आगे चल करके ये आभास हुआ कि अंग्रेज जो है भारतीयों का शोषण कर रहा है। आगे चलकर इनको आभास होता है अंग्रेज जो है भारतीयों का शोषण कर रहा है और आगे चल करके 1814-15 ईस्वी के आसपास ये जो है दीवान के पद से इस्तीफा दे देते हैं। दीवान के पद से क्या दे देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद राजा राम मोहन राय जब इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। आगे की घटना को हम आपको समझाते हैं। मिटा दें, एकदम आप समझते चलिएगा, गौर से आप सुनते चलेंगे, समझते चलेंगे और आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक, मिटा दें इधर। आप ये चीज जरूर याद रखेंगे कि आधुनिक युग के पिता और आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक युग के पिता, ये सब जो है नव भारत के तारा, ये सब जो है राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। राजा राम मोहन राय। ठीक, जब ये दीवान के पद से नियुक्त थी, इस्तीफा दे देते हैं, छोड़ देते हैं उस पद को, तो आगे चल करके क्या होता है? ये सती प्रथा का तो सती प्रथा का तो ये विरोध कर ही रहे थे, लेकिन ये पत्र के माध्यम से कर रहे थे, पत्राचार के माध्यम से कर रहे थे। तो कहते हैं ना कि जब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटेगी, जब तक आपके साथ वो घटना नहीं घटेगी, तब तक आप उग्र रूप से किसी भी चीज को विरोध नहीं कीजिएगा। जब तक आपके ऊपर नहीं बीतेगा तब तक आप किसी भी चीज को जो है बढ़ा चढ़ा करके विरोध नहीं करेंगे। तो राजा राम मोहन राय के परिवार में क्या होता है? इनका एक भाई था जिसका नाम था राधा मोहन। इनके भाई का क्या नाम था दोस्तों? राधा मोहन। इनका एक भाई था जिसका नाम था दोस्तों राधा मोहन नहीं था, जगमोहन था। जगमोहन, इनके भाई का नाम था जगमोहन इनका भाई रहता है, जगमोहन राय। और इनकी भाभी का नाम रहता है अलका मंजरी। इनकी भाभी का क्या नाम रहता है? अलका मंजरी। तो होता क्या है कि राजा राम मोहन राय के जो भाई थे जगमोहन, इनका हो जाता है निधन। इनका निधन हो जाता है। जब इनके भाई जगमोहन का निधन हो जाता है तो इनके आंख के सामने इनकी भाभी अलका मंजरी को समाज के लोग जो है सती प्रथा के तहत जिंदा जला देते हैं। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसका कहीं हिंदू धर्म में कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि जिसका पति मर जाएगा उसकी पत्नी को जीने का अधिकार नहीं है, कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन कुछ पाखंडियों और समाज की विडंबना कह लीजिए, मतलब यह प्रथा जो है सदियों से पूरे भारत में चली आ रही थी कि किसी के पति का जब निधन हो जाता था तो उसकी पत्नी को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था आग में, और उस महिला की चीख पुकार दूर दूर तक ना जाए, इस वजह से उस चिता के चारों ओर ढोल और नगारे बजाया जाता था। अभी भी जो आप देखते होंगे गांव समाज में किसी की मृत्यु हो जाता है तो ढोल और नगारा बजा करके ले जाया जाता है शव यात्रा में। देखते होंगे, जब आप गांव में देखते होंगे किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर जो है बाजा बजा करके ले जाया जाता है। ये बाजा बजाने का जो प्रथा है वहीं से है। भले ही सती प्रथा का अंत हो गया लेकिन बाजा बजाने वाला जो प्रथा है वहीं से है। किसी की पति का जब मृत्यु हो जाता था तो उसकी पत्नी को ले जाया जाता था ढोल नगारा बाजा के साथ, और जो है उसकी पत्नी को जिंदा जो है उसके पति मृत पति के
शरीर को उसके गोद में रख करके चिता पर जो है जिंदा जला दिया जाता था और उसकी आवाज दूर दूर तक न जाए, जिस वजह से चारों तरफ चिता के चारों तरफ ढोल और नगारा बजाया जाता था। तो आज भी समाज में आप देखते होंगे, भले ही सती प्रथा का अंत हो गया लेकिन ढोल नगारा वाला अभी भी चल रहा है। तो जब अलका मंजरी को समाज के लोगों ने इनके भाई जगमोहन के साथ जिंदा जला दिया इनकी भाभी को, तो राजा राम मोहन राय का दिल अंदर से मतलब उग्र हो उठा, बहुत व्यथित हो उठा, बहुत व्यथित हो उठा। और उसी समय ये राजा राम मोहन राय सोचे कि हम समाज में सती प्रथा को अंत करके रहेंगे, सती प्रथा को अंत करके रहेंगे। और ये जो है लेख के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से सती प्रथा के खिलाफ लेख तो लिख ही रहे थे, लेकिन समाज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो राजा राम मोहन राय ये सोचे कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक समाज के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, महिलाएं नहीं पढ़ेगी, निम्न जाति वर्ग के लोग हैं वो नहीं पढ़ेंगे, तब तक समाज को जागरूक करना मुश्किल है। तब तक समाज को जागरूक करना मुश्किल है। हम कितनों लेख लिख लें, कितनों पत्राचार समाचार पत्र के माध्यम से छपवा दे, लेकिन जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, शिक्षा का महत्व को जानेंगे नहीं, जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, तब तक सती प्रथा का उन्मूलन नहीं हो सकता है। इस वजह से राजा राम मोहन राय ने कई सारे कॉलेज खुलवाने का काम किए, कई सारे कॉलेज खुलवाने का काम किए। जैसे कि एक हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना सन 1817 ईस्वी में। सन 1817 ईस्वी में जो है ये डेविड हेयर के सहयोग से, अंग्रेज अधिकारी था डेविड हेयर के सहयोग से जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में बंगाल में करवाएं। इस भी चीज को आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के सहयोग से किसने करवाया था? तो राजा राम मोहन राय ने करवाया था बंगाल प्रेसिडेंसी में। और कब? तो 1817। आपको ईस्वी याद रखना जरूरी है इसका, क्योंकि इसका ईस्वी पूछा जाता है। उसके बाद वेदांत कॉलेज 1825 में वेदांत कॉलेज की भी ये स्थापना करवाते हैं, वेदांत कॉलेज। तो दोस्तों ये जो दो कॉलेज का हमने आपके साथ जिक्र किया, हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज, ये दोनों कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन राय बंगाल प्रेसिडेंसी में करवाए थे। हिंदू कॉलेज 1817 में, वहीं वेदांत कॉलेज 1825 में। क्यों करवाए थे? तो जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं या समाज के लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक, अब आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे चल करके जब ये कॉलेज का स्थापना करवाए तो 1815 ईस्वी में क्या करते हैं राजा राम मोहन राय? आत्मीय सभा का संगठन करते हैं। आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना करते हैं 1815 में। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं एकेश्वरवाद के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए, एकेश्वरवाद के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि राजा राम मोहन राय बहुदेववाद के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो कहते थे कि हिंदू धर्म में इतना न देवी देवता है कि लोग यही देवी देवता के पूजा पाठ करने में, और कई सारी कुरीतियां भी फैली हुई थी, सती प्रथा नामक कुरीतियां फैली हुई थी, बलि दिया जाता है, वो कुरीतियां फैली हुई थी। इसलिए जो है राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के खिलाफ होकर के वो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पे लोगों को लाना चाहते थे। ईश्वर एक है, आप एक ही ईश्वर की पूजा कीजिए। तो एकेश्वरवाद को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना की। तो आप ध्यान में रखेंगे, आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, 1815 में किया गया था। ठीक, आगे चल करके संवाद कौमुदी एक पत्रिका है, संवाद कौमुदी। ये संवाद कौमुदी जो पत्रिका है ये बांग्ला भाषा का पत्रिका है, बांग्ला भाषा संवाद कौमुदी। इसी संवाद कौमुदी नामक पत्रिका के माध्यम से राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ में लेख लिखते थे, समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते थे कि सती प्रथा जो है कहीं भी हिंदू धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, ये जो है अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ। और महिलाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए सती प्रथा के खिलाफ जो लेख लिखने का राजा राम मोहन राय ने कार्य किया वो संवाद कौमुदी नामक पत्रिका में काम किया, संवाद कौमुदी। तो
संवाद कौमुदी के संदर्भ में ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये बांग्ला भाषा में छपता था, बांग्ला भाषा में छपता था। ठीक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राजा राम मोहन राय ब्राह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्राह्म समाज की स्थापना करते हैं और ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों ब्राह्म समाज की स्थापना किया जाता है और ब्राह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में किया जाता है। इस भी चीज को ध्यान में रखेंगे। अब ब्राह्म समाज का क्यों स्थापना होता है, आप इस कारण को जानेंगे तब तो आपको ब्राह्म समाज याद रहेगा। तो ब्राह्म समाज की यह नीति थी कि समाज में जो सती प्रथा चली आ रही है इस नीति को खत्म करना, सती प्रथा को खत्म करना, महिला को शिक्षा देना। उसके बाद बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाना। पहले बाल विवाह होता था, 12 साल 10 साल 11 साल 12 साल की उम्र में छोटी बच्ची को जो है शादी कर दिया जाता था, जिससे उसका शारीरिक विकास मानसिक विकास नहीं हो पाता था। उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये भी चीज करवाने के लिए, मतलब जिस भी किसी महिला की पति का निधन हो जाता था तो पहले तो सती प्रथा का उन्मूलन करवाना है, उसके बाद वो महिला जीवन यापन करने के लिए फिर से अपना शादी कर सके। हालांकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो भी एक बंगाल के बहुत बड़े समाज सुधारक थे और हिंदू विधवा पुनर्विवाह को लागू करने का श्रेय जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद किए थे। वो ब्राह्म समाज के तहत, ब्राह्म समाज का पुराना नाम ब्राह्म सभा था और इसको नाम बदल करके ब्राह्म समाज दिया गया और इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इसके करने का उद्देश्य यही था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह हो, जो कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है, बाल विवाह का उन्मूलन हो, सती प्रथा का अंत हो और उसके बाद समाज के लोगों को शिक्षा दिया जाए, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार दिया जाए, महिलाओं को स्कूल में पढ़ने का अधिकार दिया जाए, शिक्षित करने का अधिकार दिया जाए। तो ये सब जो नीतियां थी दोस्तों ब्राह्म समाज की नीतियां थी। आगे चल करके ये सती प्रथा का तो विरोध कर ही रहे थे, तो इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे रहता है। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से दोस्तों 1829 में क्या होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी से सती प्रथा को खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी से। वहीं अगर संपूर्ण भारत में बात करें तो संपूर्ण भारत में 1861 संपूर्ण भारत में से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है तो 1861 में हुआ है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयास से बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले सती प्रथा को खत्म किया जाता है। उसके बाद 1830 में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी से सती प्रथा को खत्म किया जाता है और वहीं 1861 आते आते सोचिए कितना लंबा समय लग रहा है, पूरे भारत में से सती प्रथा को खत्म करने में 1861 आ गया और 1861 में आकर के पूरे भारत में से सती प्रथा का दोस्तों अंत हुआ। जब राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे तो ऐसा बात नहीं है कि सब व्यक्ति राजा राम मोहन राय का सपोर्ट ही कर रहे थे, नहीं, कुछ ऐसे पाखंडी लोग थे, अंधविश्वासी लोग थे, वैसी विडंबना को मानने वाले लोग थे जो राजा राम मोहन राय का विरोध भी कर रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी बहुत विरोध हुआ है। आप आगे चल करके जब पढ़े होंगे, आपको पिछले क्लास में हमने पढ़ाया होगा कि जब अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म किया राजा राम मोहन राय के सहयोग से बंगाल प्रेसिडेंसी ने तो हिंदू धर्म के लोगों ने खुल करके विरोध किया था अंग्रेजों का, और अंग्रेजों का यह कह करके विरोध किया था कि अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं बनता है कि हिंदू धर्म में वो हस्तक्षेप करे, ये कह करके अंग्रेजों का विरोध किया गया था। तो राजा राम मोहन राय का एक सहयोगी था जिसका नाम था दोस्तों राधाकांत देव जो है ये राजा राम मोहन राय के सहयोगी थे। पहले ये सहयोगी के तौर पे काम करते थे, राजा राम मोहन राय के विचार से ये प्रभावित व्यक्ति था, लेकिन आगे चल करके राधाकांत देव और राजा राम मोहन राय को आपस में नहीं बनता है, दोनों का वैचारिक मतभेद होता है, जिस वजह से राधाकांत देव जो है राजा राम मोहन राय का विरोध करना चालू कर देता है। एक तरफ राजा राम मोहन राय समाज में लड़ रहे होते हैं
इस विडंबना को खत्म करने के लिए कि सती प्रथा को समापन किया जाए। एक तरफ राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्रिका के माध्यम से तो सती प्रथा को खत्म कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ब्राह्मण्य समाज की स्थापना करके, ब्राह्मण्य समाज नामक संगठन की स्थापना करके सती प्रथा को उन्मूलन कराने के लिए राजा राम मोहन राय लड़ाई लड़ रहे थे। तो वहीं एक तरफ राधा कांत देव नामक व्यक्ति था। जब इसको राजा राम मोहन राय से विरोध हुआ, तकरार हुआ, तो राधा कांत देव जो है ये राजा राम मोहन राय के विपक्ष में काम करने लगा। ये जो है कहने लगा कि नहीं, सती प्रथा जो है सही है, सती प्रथा क्या है, सही है। और सती प्रथा को लेकर के ये राधा कांत देव जो है एक संगठन बनाया जिसका नाम था धर्म सभा। ये जो है एक धर्म सभा नामक संगठन बनाया और धर्म सभा नामक संगठन से ये सती प्रथा को सपोर्ट कर रहा था, है ना। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक तरफ राजा राम मोहन राय जहां सती प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कौन ऐसा व्यक्ति था जो राजा राम मोहन राय का विरोध कर रहा था। तो सही उत्तर उसका होगा राधा कांत देव। और राधा कांत देव जो है ये धर्म सभा का स्थापना किया था। ये धर्म सभा का काम था ये सती प्रथा के सपोर्ट में, सती प्रथा का ये विरोध नहीं करता था, इसके सपोर्ट में बात करता था। ठीक, तो इस भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चल करके राजा राम मोहन राय जो है अकबर द्वितीय के समकालीन थे। अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के समकालीन थे राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के समकालीन थे। होता क्या है कि अंग्रेज जो है अकबर द्वितीय को पेंशन रोक देता है। तो अकबर द्वितीय को लगता है कि राजा राम मोहन राय जो है अंग्रेजों के अधीन सेवा दिए हैं, इनके पिताजी भी जो थे अंग्रेजों के अधीन सेवा दिए हैं। और राजा राम मोहन राय के बारे में हमने बताया है कि 1813 ईस्वी के आसपास जो है ये अंग्रेजों जो जॉन डिग्बी था उसके अधीन ये सेवा दिए थे और दीवान के पद पर नियुक्त थे। तो अकबर द्वितीय अपना पेंशन चालू करवाने के लिए राजा राम मोहन राय से रिक्वेस्ट करता है कि आपको अंग्रेजों से बनता है, आप अंग्रेज के नजदीकी आदमी हैं, आप जो है लंदन जाकर के मेरा पेंशन चालू करवा दीजिए। तो लंदन जाने से पहले अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को, पहले इनका नाम राम मोहन राय हुआ करता था, राजा की उपाधि देता है राम मोहन राय को। अकबर द्वितीय जो है राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है, जिस वजह से राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखना होगा कि राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे, तो वो अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के समकालीन थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, तो अकबर द्वितीय ने दिया। वहीं राजा राम मोहन राय के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे। ये सब चीजों को आपको याद रखना होगा। ठीक, जब अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरा पेंशन चालू करवा दीजिए, तो राजा राम मोहन राय जो है लंदन जाते हैं। राजा राम मोहन राय कहाँ जाते हैं दोस्तों, लंदन जाते हैं। और लंदन जाते हैं और वहीं लंदन प्रवास के दौरान ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये पेंशन चालू करवाने के लिए लंदन जाते हैं और लंदन में रहने के दौरान ही एक ब्रिस्टल शहर है लंदन में, वही ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हो जाती है। 1833 में हो जाती है। तो राजा राम मोहन राय का जो कार्यकाल 1772 में तो इनका जन्म हुआ था, 1772 से लेकर के 1833 तक। 1772 में इनका जन्म हुआ और 1833 में निधन हो गया और इन्हीं के समकालीन अकबर द्वितीय हुआ करता था। ठीक, तो ये था साथियों राजा राम मोहन राय के बारे में। अब आइए आगे देखिए आगे क्या होता है। यहां तक तो समझ गए होंगे सती प्रथा कब अंत हुआ, उसका उन्मूलन कैसे हुआ, ये सब चीज के बारे में बता दिए। अब आगे देखिए, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जब राजा राम मोहन राय का निधन हो जाता है तो निधन से पहले ये अपना उत्तराधिकारी, निधन से पहले जो है राजा राम मोहन राय ये अपना उत्तराधिकारी जो है देवेंद्र नाथ टैगोर को घोषित कर देते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर को घोषित कर दिए होते हैं कि मेरे मरने के बाद, मेरे मृत्यु के बाद जो ये ब्रह्म समाज है, ब्रह्म सभा है, ब्रह्म समाज जिसका स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो ये अपना उत्तराधिकारी देवेंद्र नाथ टैगोर को घोषित करके मतलब कर देते हैं कि मेरे बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर करेगा। ठीक, जब इनका निधन हो जाता है तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व कुछ समय के लिए
रामचंद्र विद्यावागीश। रामचंद्र विद्यावागीश, रामचंद्र विद्यावागीश कुछ समय के लिए धर्म सभा, यानी कि धर्म सभा नहीं, ब्राह्मण्य समाज, कुछ समय के लिए ब्राह्मण्य समाज का नेतृत्व विद्यावागीश करते हैं, रामचंद्र विद्यावागीश। लेकिन ये कुछ ही दिन के लिए करते हैं और वो जो है उत्तराधिकारी राजा राम मोहन राय देवेंद्रनाथ टैगोर को नियुक्त करके मरे थे। तो आगे चल करके ब्राह्मण्य समाज, आगे चल करके जो है ब्राह्मण्य समाज का नेतृत्व कौन करते हैं? तो ब्राह्मण्य समाज का नेतृत्व दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। जब देवेंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण्य समाज का नेतृत्व करते हैं तो इनके मन में ये आता है कि ब्राह्मण्य समाज एक पुरानी संगठन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया संगठन है और राजा राम मोहन राय अब दुनिया में रहे नहीं। तो इसने क्या किया, ब्राह्मण्य समाज की नीतियां जो थी, ब्राह्मण्य समाज की नीतियां थी, इसकी नीतियां को फैलाने के लिए ये थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और तत्वबोधिनी सभा का गठन करते हैं। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा मतलब तत्वबोधिनी सभा जो थी बस एक सभा थी। तत्वबोधिनी नामक संगठन का ये गठन करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और तत्वबोधिनी सभा का भी काम यही था कि ब्राह्मण्य समाज के नीतियों को समाज में फैलाना, क्योंकि ब्राह्मण्य समाज की नीतियां अच्छी थी। ब्राह्मण्य समाज की नीतियां थी कि महिलाओं को शिक्षित करना है, समाज में शिक्षा को फैलाना है, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है, बाल विवाह को रोकना है ना, निम्न जाति के लोगों में जो छुआछूत का भेदभाव है इसको मिटाना है। तो ब्राह्मण्य समाज की नीतियों को नए तरीके से फैलाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया और एक पत्रिका भी निकाला जिसको बोला जाता है तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका यहां से आप गौर से समझेंगे, यहां से आपको कंफ्यूजन होगा, कहां कंफ्यूजन होगा वो भी हम बताएंगे। तत्वबोधिनी पत्रिका और तत्वबोधिनी सभा, ये दोनों का काम कोई नया काम नहीं था, दोनों का काम नया काम नहीं था, बस देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक नया लुक दिया गया था कि हम नए तरीके से सभा का एक सभा का संगठन तैयार करते हैं, तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन तैयार करते हैं और इस संगठन का काम ब्राह्मण्य समाज के नीतियों को ही अपनाना था और ब्राह्मण्य समाज के नीतियों को ही फैलाना था समाज में। और अपने सहयोगी के तौर पर देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन, एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है दोस्तों केशव चंद्र सेन। ये केशव चंद्र सेन को जो है देवेंद्रनाथ टैगोर अपने तत्वबोधिनी सभा में शामिल करते हैं, ठीक, अपने तत्वबोधिनी सभा में शामिल करते हैं और केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर आचार्य की उपाधि देते हैं, आचार्य की उपाधि देते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, ठीक। देवेंद्रनाथ टैगोर अपने संगठन में सहयोगी के तौर पर केशव चंद्र सेन नामक व्यक्ति को अपने संगठन में शामिल करते हैं और केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि देते हैं। आगे चल करके क्या होता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में मतभेद हो जाता है। मतभेद क्यों हुआ? तो मतभेद होने का कारण यह था कि देवेंद्रनाथ टैगोर चाहते थे ब्राह्मण्य समाज की जो नीति है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में ही रहे, जबकि केशव चंद्र सेन का मानना था कि ब्राह्मण्य समाज की नीति है ये बंगाल प्रेसिडेंसी में न रहे बल्कि देश के और अन्य जगहों पर ये नीतियां को फैलाया जाए, क्योंकि ब्राह्मण्य समाज की नीति अच्छी थी और सती प्रथा केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में नहीं था, पूरे देश में सती प्रथा था, पूरे देश में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, पूरे देश में छुआछूत नामक विडंबना फैली हुई थी, पूरे देश में जो है महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा था, पूरे देश में बाल विवाह हो रहे थे, पूरे देश में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू नहीं था। तो ये सोच करके केशव चंद्र सेन सोचे कि जो ब्राह्मण्य समाज की नीति है वो तो अच्छी नीति है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो नीतियां हैं बंगाल में ही क्यों फैले, इसको जो है प्रचार प्रसार पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के भी हम ब्राह्मण्य समाज की नीतियों का प्रचार प्रसार करें। तो देवेंद्रनाथ टैगोर को बुरा लगा इस बात को, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर का मानना यह था कि ये जो ब्राह्मण्य समाज की नीतियां हैं ये बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन केशव चंद्र सेन
देश के सभी कोनों में इसकी नीति को फैलाना चाहते थे, जिस वजह से केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच क्या हुआ दोस्तों, तकरार हुआ। जब तकरार हुआ, आपसी मतभेद हुआ, तो यहां से ब्राह्मण्य समाज टूटा, यहां से ब्राह्मण्य समाज टूटा, और ब्राह्मण्य समाज टूट करके ये दो भागों में बटा, ये दो भागों में बटा। ब्राह्मण्य समाज टूट करके दो भाग में बटा। एक आदि ब्राह्मण्य समाज, आदि ब्राह्मण्य समाज, एक आदि ब्राह्मण्य समाज या आदि ब्राह्मण्य समाज सभा, और आदि ब्राह्मण्य समाज एक, और दूसरा जो कहलाया वो कहलाया भारतीय ब्राह्मण्य समाज, भारतीय ब्राह्मण्य समाज। ठीक, आदि ब्राह्मण्य समाज और भारतीय ब्राह्मण्य समाज। तो ब्राह्मण्य समाज क्यों टूटा, दो भाग में क्यों बटा, अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताएं। तो आदि जो ब्राह्मण्य समाज था, यानी आदि मतलब पहले वाला, पुराना वाला, जो ये पुराना वाला, तो पुराना वाला यानी कि आदि जो ब्राह्मण्य समाज था, आदि ब्राह्मण्य समाज जो पुराना वाला, इसका नेतृत्व, इसका जो है नेतृत्व वो देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इस संगठन का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जा रहा था। तो जो नया वाला जो ब्राह्मण्य समाज बना, भारतीय ब्राह्मण्य समाज, इसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि ये दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हुआ, और वैचारिक मतभेद होने के कारण ब्राह्मण्य समाज दो भागों में टूटा। पहले वाला आदि ब्राह्मण्य समाज कहलाया और नए वाला भारतीय ब्राह्मण्य समाज कहलाया। तो जो नए वाला भारतीय ब्राह्मण्य समाज, उसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन किए, और पुराने वाला वही देवेंद्रनाथ टैगोर किए। ठीक, और अब यहां से समझिए, भारतीय ब्राह्मण्य समाज जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे, इसको हम उठा करके यहां लाते हैं और यहां से आपको समझाते हैं कि यहां पर क्या होता है। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन जो कि भारतीय ब्राह्मण्य समाज का नेतृत्व कर रहे थे, भारतीय ब्राह्मण्य समाज, ये क्या करते हैं, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो भारतीय ब्राह्मण्य समाज चलने लगता है, ये बाल विवाह को रोकने के लिए काम करते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए उस समय लड़कियों की शादी या लड़कों की शादी कम उम्र में कर दिया जाता था, और ये बाल विवाह रोकने के लिए 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट लागू करते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट। और इस नेटिव मैरिज एक्ट जो है बाल विवाह को लेकर के प्रथम एक्ट है, प्रथम एक्ट है नेटिव मैरिज एक्ट, और ये 1872 में आया था। 1872 में, ईस्वी भी ध्यान में रखना आपको जरूरी है, कोई कोई ईस्वी। तो नेटिव मैरिज एक्ट के तहत जो लड़की यानी कि जो गर्ल्स, लड़की की जो शादी की जो उम्र थी उसको जो है 18 वर्ष किया गया, नहीं बॉय, लड़का का जो शादी का उम्र था दोस्तों उसको 18 वर्ष किया गया, और वही गर्ल्स जो लड़की की जो शादी का उम्र था उसको 14 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक, तो आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से भारतीय ब्राह्मण्य समाज ने 1872 में प्रथम नेटिव मैरिज एक्ट लागू करवाया अंग्रेज अधिकारियों से। जब प्रथम नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया, तो इसके तहत लड़कों की जो शादी की उम्र थी उसको 18 वर्ष निर्धारित किया गया, और वहीं लड़की की जो विवाह करने की उम्र थी उसको 14 वर्ष निर्धारित किया गया। लेकिन होता क्या है कि ये नेटिव मैरिज एक्ट लाए थे केशव चंद्र सेन ही, इनके सहयोग से ही ये पारित हुआ था, लाया गया था, और इसके नियम का उल्लंघन केशव चंद्र सेन ही कर देते हैं। केशव चंद्र सेन की एक बेटी रहती है, और उनकी बेटी का उम्र 12 वर्ष से ज्यादा, 12.5-13 वर्ष के आसपास रहता है, और ये जो है अपनी बेटी का शादी 13 वर्ष के उम्र में ही कर देते हैं। बताइए, जो व्यक्ति नियम को बनाया, जो व्यक्ति उस नियम को लाने के लिए आंदोलन किया, जो व्यक्ति चाहता था कि समाज में बाल विवाह खत्म हो, और वही व्यक्ति इस नियम को तोड़ दिया। मतलब केशव चंद्र सेन के द्वारा नेटिव मैरिज एक्ट के तहत जहां पर लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, इसने अपनी बेटी का शादी 13 वर्ष की ही अवस्था में कर दिया, 13 वर्ष की अवस्था में कर दिया, जिसके वजह से अब भारतीय ब्राह्मण्य समाज में भी फूट पैदा हुआ। भारतीय ब्राह्मण्य समाज के लोग जो है गुस्सा गए इनके प्रति, भाई साहब आप ही जो है नेटिव मैरिज एक्ट लाए,
आप जो है बाल विवाह का जो है खिलाफ बतियाते हैं, बाल विवाह के खिलाफ काम करते हैं, आप आंदोलन चलाते हैं और आप अपने घर में अपने बेटी के ब्याह 13 साल में कैसे कर दिए। तो आगे चल करके भारतीय ब्राह्मण्य समाज का दोस्तों बंटवारा होता है और भारतीय ब्राह्मण्य समाज से टूट करके एक अलग साधारण ब्राह्मण्य समाज बनता है। ठीक, भारतीय ब्राह्मण्य समाज से टूट करके दोस्तों एक अलग ब्राह्मण्य समाज बनता है और वो बनता है साधारण ब्राह्मण्य समाज, साधारण ब्राह्मण्य समाज। ठीक, साधारण ब्राह्मण्य समाज। और साधारण ब्राह्मण्य समाज के जो नेतृत्व करते हैं वो आनंद मोहन बोस 1878 में बनता है और इसको जो नेतृत्व करते हैं आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। तो आप समझ गए होंगे यहां तक। अब एक ही ब्राह्मण्य समाज कई भागों में टूटा, एक ही ब्राह्मण्य समाज जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1828 में उसका स्थापना किया गया, उस संगठन का स्थापना हुआ। आगे चल करके देवेंद्रनाथ टैगोर के समय वो ब्राह्मण्य समाज दो भाग में टूटता है, एक आदि ब्राह्मण्य समाज, एक भारतीय ब्राह्मण्य समाज। उसके बाद फिर केशव चंद्र सेन के समय भारतीय ब्राह्मण्य समाज वहां से टूट करके एक नया ब्राह्मण्य समाज साधारण ब्राह्मण्य समाज बनता है। तो सब ब्राह्मण्य समाज का ही टूटा फूटा अंग है, लेकिन उसके संस्थापक अलग अलग हैं। जैसे कि ब्राह्मण्य समाज, यहीं आपको कंफ्यूजन होगा। अगर ब्राह्मण्य समाज की बात करें तो 1828 में राजा राम मोहन राय को आप याद कीजिएगा। सबसे पहले ब्राह्मण्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय अपना अगला उत्तराधिकारी देवेंद्रनाथ टैगोर को बनाते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण्य समाज को एक नया लुक देने के लिए तत्वबोधिनी सभा का संगठन करते हैं। तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन वो स्थापित करते हैं। तो तत्वबोधिनी संगठन और तत्वबोधिनी पत्रिका ये दोनों जो है देवेंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है, देवेंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। और वहीं देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में जब मतभेद होता है तो वहां से ब्राह्मण्य समाज दो भाग में टूटता है, आदि ब्राह्मण्य समाज जो पहले वाला और एक नया ब्राह्मण्य समाज जिसका नाम है भारतीय ब्राह्मण्य समाज। तो जो आदि ब्राह्मण्य समाज है उसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में रहता है। भारतीय ब्राह्मण्य समाज जो टूट करके अलग बना उसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन के हाथ में रहता है। अब आगे चल करके केशव चंद्र सेन इस एक्ट का उल्लंघन करते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट का उल्लंघन करते हैं। तो यहां से भारतीय ब्राह्मण्य समाज भी दो भाग में टूटता है, दो भाग में नहीं, भारतीय ब्राह्मण्य समाज से ही साधारण ब्राह्मण्य समाज टूट करके, मतलब वहीं से कुछ लोग टूट करके अलग हुए और जो है साधारण ब्राह्मण्य समाज नामक संगठन को स्थापना किए। तो आदि ब्राह्मण्य समाज, आदि ब्राह्मण्य समाज इसके नेतृत्व करता ये देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्राह्मण्य समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर, वहीं भारतीय ब्राह्मण्य समाज के केशव चंद्र सेन और भारतीय ब्राह्मण्य समाज से टूट करके साधारण ब्राह्मण्य समाज बना, इसके नेतृत्व करता हुए आनंद मोहन बोस हुए, आनंद मोहन बोस हुए। तो एक जब आप सीरीज में याद रखेंगे ना, राजा राम मोहन राय से आप उठा करके याद रखेंगे ब्राह्मण्य समाज से, तो ब्राह्मण्य समाज से लेकर के साधारण ब्राह्मण्य समाज तक एक सीरीज में आप याद रखेंगे तो सबके संस्थापक आपको ध्यान में रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे भाव भरा निवेदन है, ये जो आपका YouTube चैनल है उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा हमें सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।